जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, हम लोग का जो है स्टूडियो बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग जो है डिजिटली पढ़ाना शुरू करेंगे और आप लोग को भी अब बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी रिवीजन करना है वो अब आपको दिखेगा। पहले क्या होता था कि रिवीजन जो है जो भी रिवीजन हम लोग करते थे वो अब बोलने और सुनने के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ करते थे, लेकिन अब जो होगा जो भी हम लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे वो आपको दिखेगा भी और हमें पढ़ाने में भी जो है सुविधा होगा। तो चलिए देर ना करते सही जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी का करंट अफेयर। एसपीडी का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे, 1 घंटा पर डे क्लास चलेगा और इसमें जो है जनवरी 2025 से जनवरी 2025 से जनवरी 2025 से और जनवरी 2026 तक, जनवरी 2025 से जो है जनवरी 2026 तक के हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आगामी जो आने वाला है एग्जाम जो है उसमें से जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो गया है और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, एक तो ग्रेजुएट हो गया, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों में करंट अफेयर का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। करंट अफेयर का जो है योगदान बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के देखेंगे और कवर करेंगे। वन लाइनर भी क्वेश्चन इसमें कवर होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। वन लाइनर के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। ऑब्जेक्टिव लास्ट में जो 800 क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम लोग कवर करेंगे। 1 घंटा जो है इसमें पर डे क्लास चलेगा, 1 घंटा का इसमें जो है पर डे क्लास चलेगा और पूरा पिछले 1 साल का जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए कि लौटेंगे वापस फिर उसी अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। चलिए इसी बात पर जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला पेज नंबर है इसमें नियुक्ति। पहला पेज नंबर में क्या हम लोग देखेंगे, तो नियुक्ति देखेंगे, कौन क्या कहाँ है उसके विषय में देखेंगे। जो अभी वर्तमान, क्योंकि नियुक्ति के जो है ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है और एक्स्ट्रा फैक्ट जो रहेगा वो हम बता दिया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी में। संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है संवैधानिक पदाधिकारी में अभी वर्तमान में कौन है, क्या मतलब जिसका पद जो है, जिसका जो है उल्लेख जो है संविधान में है, तो वो हो जाएगा संवैधानिक पदाधिकारी। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है जो किस राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। राष्ट्रपति किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 52 से लेकर के 62 तक है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और कितने नंबर के हैं, तो वो 15वें नंबर के हैं। अब इससे कुछ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित। जैसे यहाँ हम लिखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका जो है पेन की साइज बढ़ा लेते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल हो जाएगा इसमें, यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिकल। राष्ट्रीय किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक के है। 52 क्या कहता है, 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे साथ बोलते रहिए, आपका रिवीजन फास्ट होते चला जाएगा। 62 क्या कहता है, 62 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति के पद रिक्त से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त से संबंधित प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त, भारत का राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त से संबंधित प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त से संबंधित प्रावधान, पद रिक्त से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है किसमें, तो आर्टिकल 62 में, कि जो है 6 माह के अंदर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये विपक्ष में किसे हराए थे, ये जब बीजेपी से ये जब खड़ा हुए थे तो इंडिया अलायंस के नेता जो विपक्ष में जो खड़ा हुआ था वो कौन खड़ा हुआ था, जिसे हराए थे, तो यशवंत सिन्हा को हराए थे। किसे हराए थे, तो यशवंत सिन्हा को हराए थे, यशवंत सिन्हा को हराए थे। अगर जो वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी किसे हराए थे, तो यशवंत सिन्हा को हराए थे। और जो है राष्ट्रपति बनने से पहले, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो किस राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं राज्यपाल। राज्यपाल किस राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे झारखंड राज्य के जो है राज्यपाल थे, झारखंड राज्य के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य के राज्यपाल थे, तो झारखंड राज्य के जो है राज्यपाल थे। वर्तमान जो है किस राज्य के रहने वाले हैं, तो किस राज्य के रहने वाले हैं राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, तो वो उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। किस राज्य के रहने वाले हैं, तो उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। और ये जो है भारत के प्रथम आदिवासी, भारत के प्रथम आदिवासी महिला, भारत के प्रथम आदिवासी महिला, भारत के प्रथम जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। अभी तक के कितने महिलाएं जो है राष्ट्रपति बने हैं, तो अभी तक के मात्र जो है 2 महिलाएं, अभी तक के जो मात्र 2 महिलाएं राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक जो है मात्र 2 महिलाएं राष्ट्रपति बने हैं, अभी तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति बने हैं। पहला कौन बने थे, तो पहला बने थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने थे। इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 2007 से 2012 तक। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 2007 से हो जाएगा 2012 तक। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 2007 से 2012 तक। और वर्तमान में जो हमारे भी राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति हैं, वो हमारे दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं। भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं।
और अगर जैसे राष्ट्रपति से देखा जाए तो हो जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो है CJI हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ इन्हें दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है, और कितने नंबर के हैं, तो वो 15वें नंबर के हैं। चलिए अब इनसे कुछ फैक्ट देते हैं। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक है। उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 से लेकर के 71 के बीच में 71 तक है। चलिए इसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग देखेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो संविधान का हो जाएगा आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक, 63 से लेकर के 71 तक। आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा, भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो उपराष्ट्रपति होगा होंगे ये जो उपराष्ट्रपति होंगे वो होंगे राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। ये जो उपराष्ट्रपति होंगे वही होंगे, क्या होंगे, तो राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का जो है पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति होंगे। किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 63 में यह कहा गया है। आर्टिकल 71 में क्या कहा गया, आर्टिकल 71 में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों से जुड़ा है, यह जो है 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद से जो जुड़ा है, और इन विवादों का निर्णय कौन करता है, तो एकमात्र संस्थान सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसमें हम लिख देते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव विवाद से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद से संबंधित है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 71 में। इसका निपटारा कौन करता है, तो इसका निपटारा जो है चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, तो निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अभी वर्तमान में देख लेंगे, अभी वर्तमान में देखेंगे उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है, CP राधाकृष्णन हो जाएगा, CP राधाकृष्णन हो जाएगा। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल थे, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल थे, महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल थे। और ये विपक्ष में जो है किसे हराए थे, तो विपक्ष में ये जो हराए थे उपराष्ट्रपति जब बन रहे थे, तो विपक्ष में जो खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था इंडी अलायंस का नेता, इंडी अलायंस का नेता। ये बीजेपी से हैं, ये जो है बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन से जो है, तो हम कह सकते हैं कि जो है विपक्ष का नेता कौन हुआ था, तो वी सुदर्शन रेड्डी को किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। और पेशे से एक जज थे, वी सुदर्शन रेड्डी जो है पेशे से क्या थे, तो जज थे। विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे, तो विपक्ष के उम्मीदवार थे वी सुदर्शन रेड्डी। और जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। और अभी वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं, तो हमारे CP राधाकृष्णन जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और वी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते थे, अभी भी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, और कितने नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। अब देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रधानमंत्री से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री अभी कितने नंबर के हैं, जो भी वर्तमान में है, तो वो 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। और स्वतंत्र भारत में जन्मे, ये फैक्ट को याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1950 को, 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के वाडनगर में जो है इनका जन्म हुआ था, गुजरात के वाडनगर में इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल में अगर जो देखा जाए अभी तक जो है 2014 से लेकर के अब तक जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर के 1964 तक पीएम बने हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं, जस्टिस सूर्यकांत। अब मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ देख लेते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं, तो 53वें नंबर के हैं।
अब इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रिक याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो है एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत मस्त ट्रिक है। सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जो है गाँव, क्या लिखना है, गाँव का तारी, गाँव का तारी क्या है, अभिशाप है। गाँव का तारी जो है अभिशाप है, गाँव का तारी जो है अभिशाप है, गाँव का तारी जो है अभिशाप है का कोई मतलब नहीं है। इसको देख लेते हैं, ग से हो जाएगा गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, और व से हो जाएगा वेतन, व से क्या हो जाएगा वेतन, व से क्या हो जाएगा वेतन, क से क्या हो जाएगा कार्यकारी न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्यकारी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्यकारी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्यकारी न्यायाधीश। और त से क्या हो जाएगा, त से हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश, त से क्या हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश, त से क्या हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश, त से क्या हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश। और री से क्या हो जाएगा, तो री से हो जाएगा रिटायर्ड जज, री से क्या हो जाएगा तो रिटायर्ड जज, री से क्या हो जाएगा तो रिटायर्ड जज। अभी से क्या हो जाएगा, तो अभी से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय, अभी से क्या हो जाएगा, तो अभी से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय, अभी से क्या हो जाएगा तो अभिलेख न्यायालय। और स से क्या हो जाएगा, तो स से हो जाएगा स्थान, स से क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थान, स से क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थान। और प से क्या हो जाएगा तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और इसे जो है मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है, इसे ही जो है मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब देखिए गठन, तो गठन किस आर्टिकल में हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अनुच्छेद, यहाँ की लिख देते हैं अनुच्छेद। गठन किस आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट का गठन कहेगा तो 124, वेतन कहेगा तो 125, वेतन कहेगा तो कितना हो जाएगा 125, वेतन कहेगा तो 125, कार्यकारी न्यायाधीश कहेगा तो 126, और तदर्थ न्यायाधीश कहेगा तो 127, रिटायर्ड जज कहेगा तो 128, अभिलेख न्यायालय कहेगा तो 129, और स्थान सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहेगा तो 130, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेगा तो 131 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अटर्नी जनरल से संबंधित है। तो अटर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी। अभी वर्तमान में जो है महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी। और कितने नंबर के हैं, तो वो 16वें नंबर के हैं। इससे कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं महान्यायवादी से देख लेते हैं। महान्यायवादी से देख लेते हैं। महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो संविधान के जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। और वहीं आपसे पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के तहत जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है संसद में बैठ सकता है, संसद में जो है बैठ सकता है, बोल सकता है, संसद में जो है बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन जो है मतदान नहीं करेगा, मतदान नहीं कर सकता है, मतदान जो है नहीं कर सकेगा, यानी कि वोट नहीं दे सकेगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये जो है संसद का सदस्य नहीं है। क्यों ये मतदान नहीं करेगा, क्योंकि संसद का जो है सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, इसीलिए जो है मतदान नहीं करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 88 के तहत जो है महान्यायवादी संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है। आप देखेंगे ये तो भारत सरकार के हो जाएंगे, ये तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। लेकिन अगर जो वहीं आपसे पूछे राज्य सरकार का पूछेगा, राज्य सरकार का अगर जो पूछ दिया कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो वो होते हैं राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है, तो देखिए अगर जो आपको याद नहीं है महाधिवक्ता का, तो महान्यायवादी का आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में। तो महाधिवक्ता में भी वही करना है, आर्टिकल 76 जो है, आर्टिकल 76 में प्लस ऐड कर देना है 89। आर्टिकल 76 में कितना ऐड कर देना है 89, तो इसका हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा 165। तो महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में। यानी कि 165 यह कहता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होगा, आर्टिकल 165। अगर जो आपसे पूछ दे कि महाधिवक्ता जो है किस आर्टिकल के तहत राज्य विधानमंडल में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा, तो देखिए यहाँ क्या था, भारत सरकार में क्या था, आर्टिकल 88। तो राज्य सरकार में भी वही हम लोग करेंगे। आर्टिकल 88 में जो है 89 ऐड कर देंगे, आर्टिकल 88 में भी जो 89 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 177 के तहत जो है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो है राज्य विधानमंडल में बैठ सकता है, राज्य विधानमंडल में जो है बैठ सकता है, बोल सकता
सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है नहीं है, विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 177 के तहत। महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 165 में है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वर्तमान में जो है महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी अभी हो जाएगा कौन? आर वेंकटरमणी। और कितने नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। आर वेंकटरमणी जो है कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? तो एनजीटी की स्थापना जो हुआ था 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर सॉरी यहाँ 18 हो जाएगा, 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का जो है स्थापना हुआ था। अब इससे कुछ संबंधित देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं एनजीटी से, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी। एनजीटी कब आया था? तो 18 अक्टूबर 2010 को ये आया था एनजीटी। देखिए जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट 2010 में आया था। भारत सरकार द्वारा जो है एनजीटी एक्ट जो है कब आया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है एनजीटी एक्ट जो आया था, एनजीटी जो एक्ट आया था वो आया था 2010 में। कब आया था? तो 2010 में आया था। भारत सरकार के द्वारा जो है एनजीटी एक्ट के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण, एनजीटी एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के निपटान के लिए जो है एनजीटी एक्ट लाया गया था। ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि जो है एक्ट 2010 के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के मामलों को निपटान के लिए किया गया था। प्राकृतिक संसाधन के मामलों के जो है निपटान के लिए की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनजीटी का जो मेन हेडक्वार्टर है कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। मेन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एनजीटी के लाने का जो पीछे उद्देश्य था वो था पर्यावरण संबंधित कानूनी अधिकारियों का प्रवर्तन और इससे जुड़े मामलों का 6 माह के भीतर निपटारा करना, यानी कि जो भी पर्यावरण से संबंधित मामला है उसे जो है 6 माह के भीतर, 6 मंथ के भीतर जो उसको निपटारा करना है, 6 माह में भीतर जो उसको निपटारा करना है। इसीलिए जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में लाया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? संसदीय प्रमुख से संबंधित है। क्या संसदीय प्रमुख से संबंधित है? इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे और ये टोटल याद हो जाएगा, टोटल आपके दिमाग में छप जाएगा कि संसदीय व्यवस्था के तहत जो याद करेंगे तो ये टोटल याद आपको हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है संसद सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसद। तो संसद का निर्माण कैसे होता है? तो संसद का सबसे पहले इसका हो जाएगा, सबसे पहले एक तो होगा लोकसभा, इसको लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिख देते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति को मिला करके जो है संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति को मिला करके जो है भारत का संसद का निर्माण होता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा संसदीय व्यवस्था में। अब देखिए लोकसभा के हेड ऑफ लोकसभा का कौन होता है? हेड ऑफ लोकसभा का कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। हेड ऑफ लोकसभा का कौन होगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक लोकसभा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा राज्यसभा। इधर अभी फिलहाल हो जाएगा राज्यसभा, इधर क्या हो जाएगा फिलहाल? राज्यसभा। ठीक है। देखिए हेड ऑफ लोकसभा कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अभी वर्तमान में जो है वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ये कईवीं लोकसभा चल रहा है तो ये 18वीं लोकसभा भी चल रहा है। अगर जो इसमें देखा जाए हेड ऑफ लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अभी जो है उपाध्यक्ष लोकसभा का अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष अभी कोई नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, उपाध्यक्ष अभी कोई नहीं है। अध्यक्ष जो है अपना जो है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को देता है। अब देखिए लोकसभा में भी देखिए 2 पक्ष होगा, एक सत्ता पक्ष होगा, एक जो है एक सत्ता पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा, सत्ता पक्ष का नेता भी कौन है? तो सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वही जो है सत्ता पक्ष के नेता हैं। और विपक्ष में देखा जाए, विपक्ष में जो है लोकसभा में हम किसका बात कर रहे हैं? लोकसभा में विपक्ष का भी नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। कौन है? तो राहुल गांधी है। लोकसभा में विपक्ष के भी नेता कौन है? तो राहुल गांधी हैं। अब देखते हैं राज्यसभा में हेड ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? तो सभापति होते हैं। अब बोले थे आर्टिकल 63 के तहत, आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो हेड ऑफ राज्यसभा का कौन होते हैं? सभापति। अभी वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति। तो
उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी जो है राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति अभी कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, 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 हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति अभी कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और यहाँ उपाध्यक्ष अभी कोई नहीं, लेकिन उपसभापति राज्यसभा में है। अब इसमें भी दो पक्ष होगा, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष राज्यसभा में भी। तो देख लेते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर जो देखा जाए सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? सत्ता पक्ष के नेता तो बीजेपी से आते हैं जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, बीजेपी से आते हैं जेपी नड्डा। और ये जो है जेपी नड्डा यानी कि जे से हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा, जेपी से हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी से आते हैं। और विपक्ष के नेता अगर जो कहे राज्यसभा में तो ये हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो है सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? तो जेपी नड्डा। सत्ता पक्ष के अध्यक्ष सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा। सत्ता पक्ष के किस सभा में? तो राज्यसभा में, राज्यसभा में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसमें जो है अभी और देखेंगे। देखिए लोकसभा तो हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। लोकसभा राज्यसभा का अपना अपना एक इसका सचिवालय भी होता है। कार्यों का जो है सुविधापूर्ण संचालन करने के लिए, कार्यों का सुविधापूर्ण संचालन करने के लिए, कार्यों का सुविधापूर्ण संचालन करने के लिए जो है सचिवालय बनाया गया है, सचिवालय का निर्माण किया गया है, सचिवालय का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार का अलग सचिवालय होता है और राज्य सरकार में प्रत्येक राज्य में जो भी अलग सचिवालय होता है। और प्रत्येक सभा में, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अलग सचिवालय होगा, राज्यसभा का भी अलग सचिवालय होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो लोकसभा देख लेते हैं तो इस 20 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ भी। तो इधर हो जाएगा लोकसभा का सचिवालय और इधर हो जाएगा राज्यसभा का सचिवालय। तो यहाँ देख देते हैं लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का जो है सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय। और इधर लिख देते हैं राज्यसभा का सचिवालय, राज्यसभा का जो है सचिवालय। दोनों का अलग अलग होता है और कार्यों का सुविधापूर्ण संचालन करने के लिए जो है सचिवालय का निर्माण किया गया है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है और राज्यसभा का सचिवालय जो है राज्यसभा से संबंधित है। इसमें देखेंगे सचिवालय का हेड कौन होता है? हेड ऑफ सचिवालय कौन होता है? हेड ऑफ सेक्रेटरीट कौन होता है? हेड ऑफ सचिवालय का कौन होता है? तो ये हेड ऑफ होगा तो महासचिव। कौन होगा? तो महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासचिव की नियुक्ति लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जो है अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और राज्यसभा में देखें तो हेड ऑफ सचिवालय कौन हो जाएगा राज्यसभा में? तो ये भी हो जाएंगे महासचिव। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी यानी कि राज्यसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यसभा सचिवालय के महासचिव का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति यानी कि पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति वही नियुक्त करते हैं। अभी वर्तमान में जो है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा का जो है लोकसभा का महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा का महासचिव वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव अभी कौन है? राज्यसभा सचिवालय के महासचिव अभी कौन है? यानी कि राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में जाएगा पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद मोदी हो जाएंगे, यानी कि पीसी मोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो पीसी मोदी हो जाएंगे। राज्यसभा के अभी महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी है। राज्यसभा के भी महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी है। राज्यसभा के महासचिव अभी कौन है? तो पीसी मोदी हैं। कौन है? तो पीसी मोदी हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो पूरा हो गया है। राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएंगे? राज्यसभा का सभापति हो जाएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा का उपसभापति कौन हो जाएंगे? तो हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का महासचिव कौन हो जाएंगे? तो पीसी मोदी, प्रमोद चंद मोदी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? तो जेपी नड्डा जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और बीजेपी से संबंधित हैं। और 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हो जाएगा? तो राहुल गांधी। और लोकसभा का महासचिव कौन हो जाएगा? तो उत्पल कुमार सिंह। इसमें जो हम जो इसके माध्यम से जो है बहुत बढ़िया तरह से समझा दिए हैं। इसको बढ़िया से देखिएगा और माइंड में जो है इसको मतलब कि बनाने की खुद से कोशिश कीजिएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष करके तो ऑटोमेटिक याद आपको होते चला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग निर्वाचन आयोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन CEC चीफ इलेक्शन कमीशन। अभी वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। और कितने नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। और अन्य चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त को याद रखना है विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु कौन है? अन्य चुनाव आयुक्त हैं। यानी कि मैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन अभी कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ज्ञानेश कुमार है और वो 26वें नंबर के हैं। अब चलिए इससे कुछ संबंधित जो है फैक्ट देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन से।
तो यहाँ लिख देते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जो कुछ है वो हम देख लेते हैं, निर्वाचन से कुछ जो भी है हम देख लेते हैं। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है, निर्वाचन जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग कहेगा तो भाग 15 हो जाएगा। निर्वाचन जो है किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग हो जाएगा 15, भाग कितना हो जाएगा 15। और अगर जो भाग 15 हो जाएगा और किस आर्टिकल से आर्टिकल कहेगा तो 324 से 329 ए, आर्टिकल कहेगा, अनुच्छेद कहेगा तो 324 से 329 ए तक, 329 के क्लाउज ए तक के जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। अगर जो देखा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के हैं। अगर जो आपसे पूछते प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त पूछेगा तो सुकुमार सेन हो जाएगा। और अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी। अगर जो देखा जाए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, देश में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है भाग 15 में जो है निर्वाचन का जो है भाग 15 में निर्वाचन का गठन किया गया था। और यह जो है इसका जो कार्य है उद्देश्य, यानी कि जो निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्य है, सीईसी का कार्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्य है यानी कि जो निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो है संसद और राज्य विधानमंडल मंडल के चुनाव का संचालन करवाना, चुनाव का संचालन करवाना राज्य विधानमंडल और संसद के चुनाव का जो संचालन करवाना, यानी कि जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो है भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयोग का जो है कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीएजी से संबंधित, यानी कि नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक सीएजी अभी वर्तमान में जो है कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, सीएजी वर्तमान में कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। और कितने नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं। इसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। चलिए सीएजी यानी कि जो है कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल सीएजी जो है वो किस आर्टिकल में है, सीएजी अगर जो देखा जाए तो किस आर्टिकल में है, तो संविधान के जो है भाग 148, संविधान के जो है भाग 148, संविधान का जो है भाग 148 भाग कर रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 148 से आर्टिकल जो है भाग 5 के अंतर्गत जो यहाँ लिख देते हैं सीएजी जो है भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक जो है सीएजी के विषय में जो है यह दिया गया है, सीएजी के विषय में दिया गया अनुच्छेद 148 से 151 तक। सीएजी का कार्यकाल देखा जाए, सीएजी का जो है कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष या 65 साल, 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल जो है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो 6 वर्ष या फिर 65 साल उम्र हो जो पहले हो कार्यकाल इसका जो इनका होता है, जो पहले हो 6 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, सीएजी का जो है कार्यकाल है कितने हैं, तो 6 वर्ष या 65 साल। अगर जो देखा जाए सीएजी जो है संवैधानिक पद है, सीएजी जो है वो संवैधानिक पद है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक पद है। सीएजी का जो है संवैधानिक पद है। किस आर्टिकल में, भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक यह वर्णित है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, सीएजी का कार्यकाल है। नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और हटाते कौन है, पद से हटाने की विधि क्या है, पद से हटाने की विधि क्या है, तो पद से हटाने की जो विधि है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, अर्थात मतलब सिद्ध हो गया हो कि दुर्व्यवहार किया है या फिर अक्षमता के आधार पर, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर या अक्षमता के आधार पर जो है संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से जो है विशेष बहुमत, ये ध्यान में रखिएगा, साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से जो है इसे पद से हटाया जा सकता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पुनः नियुक्ति इनकी जो है पुनः नियुक्ति सीएजी का पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता, सीएजी का जो है पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता है। जैसे पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अगर जो हटा दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो है पद से हटाया गया है विशेष बहुमत के द्वारा तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो सेवानिवृत्त हो गए यानी कि रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने के बाद यानी कि पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार, भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार
या किसी भी राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या फिर किसी भी राज्य सरकार के तहत कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी जो है पद धारण नहीं कर सकते हैं, पद धारण जो है नहीं कर सकते हैं। रिटायर्ड होने के बाद कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, यानी इनकी पुनर्नियुक्ति रिटायर्ड के बाद जो है नहीं हो सकती है। अभी वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वर्तमान में सीएजी हो जाएंगे संजय मूर्ति। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति। कितने नंबर के हैं? तो संजय मूर्ति कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। संजय मूर्ति कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। और उनका कार्य क्या है? सीएजी का कार्य क्या है? कार्य है भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी लेखाओं का लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करना, लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करना। देखिए, भारत के संचित निधि या राज्य की संचित निधि, भारत के संचित निधि या राज्य के संचित निधि से जो भी धन निकाला जाता है, भारत या राज्य के संचित निधि से, भारत सरकार या राज्य सरकार जो है भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से जो भी धन निकाला जाता है वह सही से उस काम के लिए खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जांच सीएजी करता है। इसकी जांच जो है कौन करता है? खर्च की जांच जो है कौन करता है? खर्च की जांच यानी कि धन की जो जांच है कौन करता है? तो सीएजी करता है। अब देखिए, सीएजी है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? आर्टिकल, तो आर्टिकल हो जाएगा ये 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक। 148 क्या कहता है? 148 कहता है कि सीएजी भारत का एक सीएजी होगा। 148 क्या कहता है? भारत का जो है एक सीएजी होगा, भारत का एक सीएजी होगा। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? भारत का एक सीएजी होगा। अनुच्छेद 149 क्या कहता है? 149 क्या कहता है? तो सीएजी का कार्य अधिकार शक्ति, सीएजी का कार्य अधिकार शक्ति। 149 क्या कहता है? सीएजी का कार्य अधिकार शक्ति, सीएजी का कार्य अधिकार शक्ति 149 कहता है। 150 क्या कहता है? 150 कहता है कि संघ और राज्य सरकार के राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप की चर्चा किया गया है, लेखाओं के प्रारूप का चर्चा किया गया है। लेखाओं यानी कि ऑडिट से संबंधित है, लेखाओं यानी कि जो है ऑडिट से संबंधित है, संघ और राज्य सरकार के ऑडिट से संबंधित है। 151 क्या कहता है? देखिए, मेन जो हमको याद रखना है वो 151 बहुत जरूरी है। 151 सीएजी जो है हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसे प्रदान करता है। अनुच्छेद 151 हमें जानकारी प्रदान करता है कि सीएजी अपना रिपोर्ट जो है ऑडिट करने के बाद जो अपना रिपोर्ट किसे प्रदान करता है, अपना रिपोर्ट जो है किसे प्रदान करता है। तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे केंद्र के संबंध में। किसे देखेंगे? तो केंद्र के संबंध में अगर जो देखा जाए तो सीएजी अपना रिपोर्ट, सीएजी अपना जो रिपोर्ट है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, केंद्र के संबंध में देखा जाए तो सीएजी अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं, और संसद के पटल पर रखवाने के बाद जैसे लोकसभा हो गया तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के पटल का मतलब जैसे लोकसभा से संबंधित है तो लोकसभा में रखेंगे, और राज्यसभा से संबंधित है राज्यसभा में रखेंगे, यानी कि संसद के पटल पर रखवाते हैं। और संसद के पटल पर रखवाने के बाद संसद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद जो है इस रिपोर्ट की जांच किसे करवाता है? तो लोक लेखा समिति से करवाता है, संसद जो है इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच किससे करवाता है? तो जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। और लोक लेखा समिति से जांच करवाने के बाद लोक लेखा समिति जो है अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। हम किस सभा में देख रहे हैं? तो लोकसभा में देख रहे हैं। अगर जो यही राज्यसभा में होगा तो सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद के पटल पर। अगर जो राज्यसभा में हो तो राज्यसभा में रखवाएंगे, राज्यसभा जो इसके जो है जांच करने के लिए लोक लेखा समिति को देगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है राज्यसभा के सभापति को देंगे। और लोकसभा में लोकसभा को अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा को अध्यक्ष को देता, लोकसभा अध्यक्ष जो है फिर इसकी जो है वो जांच करने के बाद यानी कि लोक लेखा समिति जो इसकी रिपोर्ट की जांच करने के बाद जो है लोक लेखा समिति से तो करवा दे, उसके बाद जो इसकी सिफारिश यानी कि जो जांच हो गया वो किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और फिर जो लोकसभा में इसकी चर्चा होती है, अब यही प्रक्रिया जो है राज्य सरकार में भी होता है, यही प्रक्रिया जो है राज्य सरकार में होता है, राज्य के संदर्भ में भी सीएजी जो है अपना रिपोर्ट किसे देगा? सीएजी अपना रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। सीएजी अपना रिपोर्ट किसे देगा? तो राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखवाएगा? तो विधानमंडल में। विधानमंडल इसकी जांच किससे करवाएगा? तो लोक लेखा समिति से। किसे जांच करवाएगा? तो लोक लेखा समिति से करवाएगा। लोक लेखा समिति जो है अपना जैसे कि जो भी सभा हो गया, जैसे विधानसभा या विधानमंडल, तो उसके अध्यक्ष और सभापति जांच करवा। लोक लेखा समिति जांच करने के बाद जैसे विधानमंडल हो गया, विधानमंडल यानी कि राज्य की लोक लेखा समिति, विधानमंडल हो गया तो विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे। और अगर जो विधान परिषद हो गया तो विधान परिषद के सभापति को सौंपेंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं विधानमंडल के अध्यक्ष को सौंपते हैं, और अगर जो लोक लेखा समिति देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, लोक लेखा समिति को देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महानियंत्रक कौन होता है, लोकलेखा महालेखा नियंत्रक कौन होता है, महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए। सीजीए कौन है, तो देखिए लास्ट में ए है तो यहाँ टीसीए, ए लास्ट में ए है तो टीसीए कल्याणी, और कितने नंबर के हैं तो 29वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं तो 29वें नंबर के हैं। अब देख लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि सर्वोच्च सेनापति, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 53 के क्लाउज 2, 53 के क्लाउज 2, 53 के क्लाउज 2 यह कहता है कि 53 के क्लाउज 2 यह कहता है कि भारत के सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे तो राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे तो राष्ट्रपति होंगे। वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है तो अमरप्रीत सिंह। वायुसेना का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, अमरप्रीत सिंह। और कितने नंबर के हैं तो 28वें नंबर के हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो हो जाएगा 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं 8 अक्टूबर को, सॉरी 8 अक्टूबर कर लीजिएगा, 8 अक्टूबर कर लीजिएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी को, थल सेना कहेगा दिवस तो 15 जनवरी को, थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी को। नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है, नौसेना अध्यक्ष यानी कि नौसेना अध्यक्ष कौन है तो 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 यानी कि त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी कैमे नंबर के हैं तो 26वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कैमे नंबर के हैं तो 30वें नंबर के हैं। यानी कि पानी में कहेगा यानी जल में तो 26वें, वायु में कहेगा तो 28वें, और थल सेना थल स्थल पर कहेगा तो 30वें। सीडीएस कौन है वर्तमान में तो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और फर्स्ट सीडीएस कौन थे तो जनरल बिपिन रावत। डीजीएमओ यानी कि सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन हो जाएंगे तो हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। राजीव घई महानिदेशक, डीजीएमओ के सैन्य महानिदेशक कौन हो जाएंगे राजीव घई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैबिनेट सचिव यानी सचिव एवं सलाहकार से संबंधित जो भी है वो देखेंगे। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन है तो टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन है तो कैबिनेट सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। और अगर जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बोलेंगे, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, देखिए यहाँ प्रधान सचिव 2 गो है तो इसमें लिखा रहेगा प्रधान सचिव और प्रधान सचिव 2। तो पहले प्रधान सचिव सिर्फ कहेगा तो प्रमोद कुमार मिश्रा यानी कि पिक्के मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन होगा तो पिक्के मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, पिक्के मिश्रा यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बोलेगा 2 तो हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के जो है 25वें गवर्नर थे, आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। अभी 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये 25वें गवर्नर पहले थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है तो शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव तो नी से निजी और नी से निधि, नी से निजी और नी से निधि तिवारी। विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री। वी से विदेश सचिव और बी से हो जाएगा विक्रम मिश्री। कैबिनेट नंबर के हैं तो ये 35वें नंबर के हैं। एक बार फास्ट रिवीजन कीजिए हमारे साथ, आप लोग भी बोलिएगा जो है कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव से बोल रहे हैं, 2 नहीं लगाए हैं तो ये हो जाएंगे पिक्के मिश्रा। अगर जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बोलेंगे तो हो जाएंगे कौन, शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। अगर जो पूछेंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव तो नी से निजी और नी से निधि तिवारी। और विदेश सचिव हो जाएंगे विक्रम मिश्री। कैबिनेट नंबर के हैं तो 35वें नंबर के हैं। आगे देख लेते हैं गृह सचिव। गृह सचिव अभी वर्तमान में कौन है यानी कि होम सेक्रेटरी अभी कौन है वर्तमान में तो गृह सचिव तो हो जाएंगे गोविंद मोहन। ग से गृह, ग से गोविंद मोहन, ग से गृह और ग से गोविंद मोहन। वित्त सचिव कहेगा तो वित्त किसके पास रहता है, सेठ के पास रहता है तो वित्त सचिव कहेगा तो वित्त अजय सेठ, अजय सेठ। वित्त सचिव कौन हो जाएंगे अजय सेठ। और रक्षा सचिव अभी बोलेंगे तो रक्षा सचिव अभी वर्तमान में कौन है तो राजेश, रसे रक्षा रसे राजेश कुमार सिंह, रसे रक्षा और रसे राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कहेंगे तो रसे रक्षा रसे राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव की बात कहा जाए, राजस्व सचिव का तो अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव का बात किया जाए तो अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव का बात किया जाए तो अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एनएसए का बात किया जाए तो अजीत डोभाल। एनएसए का बात किया जाए तो अभी कौन है अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाए तो कौन है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है तो अनीश दयाल सिंह है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है तो अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक, आर्थिक यानी कि अनंत होना चाहिए। आर्थिक क्या होना चाहिए तो अनंत होना चाहिए। कैसा चीफ मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक अनंत होना चाहिए तो अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन होगा तो कौन है भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तो अजय कुमार सूद है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का तो अजय कुमार सूद है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है। अब देख लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में सीवीसी सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि आयुक्त कौन है तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कैमे नंबर के हैं तो ये 19वें नंबर के हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कैमे नंबर के हैं तो ये 19वें नंबर के हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के प्रमुख कौन है तो प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी की स्थापना अगर पूछ दे आपसे कब हुआ है तो 1964 में। सीवीसी की स्थापना कब हुआ है तो 1964 में होगा। सीवीसी की स्थापना कब हुआ है तो 1964 में होगा है। और सीबीआई आपसे पूछ दे सीबीआई की स्थापना कब हुआ है तो 1963 में। सीबीआई की स्थापना कब हुआ है तो 1963 में। और सीबीसी का स्थापना कब हुआ है तो 1964 में।
मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? ये दरोगा 18 दरोगा का जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन हुआ था 18 जनवरी का जो है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजकुमार गोयल। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के जो है आईबी के जो निदेशक कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो का? तो तपन कुमार डेक्का। आईबी का निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेक्का। आईबी का जो निदेशक कौन है? तपन कुमार डेक्का। आईबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में। आईबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में। आईबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में। रॉ का फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का हो जाएगा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख अभी कौन है? तो पराग जैन, पराग जैन। रॉ का प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। रॉ का प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। रॉ का स्थापना कब हुआ था? तो रॉ का स्थापना हुआ था 1968 में। 1968 में रॉ का स्थापना कब हुआ था? 1968 में। सीबीआई कहेगा तो 1963 में। सीबीसी कहेगा तो 64 में। और सीआईसी आईबी का कहेगा तो 1987 में। आईबी का कहेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहेगा तो 1987 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो कहेगा तो 1987 में। और रॉ का कहेगा तो 1968 में। रॉ का कहेगा तो 1968 में। रॉ का कहेगा तो स्थापना कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। रॉ का स्थापना कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो पराग जैन है। रॉ का इसमें प्रमुख, रॉ का जो है प्रमुख कौन है? तो पराग जैन है वर्तमान में। स्थापना कब हुआ था? तो 1968। आईबी का स्थापना कब हुआ था? 1987। आईबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1987। और सीबीआई की स्थापना कब हुआ है? तो सीबीआई 1963, सीबीआई 1963, सीबीसी 1964, रॉ 1968, इंटेलिजेंस ब्यूरो 1987। अब देख लेते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के महानिदेशक, एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते, सदानंद बसंत दाते। एनआईए के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? सदानंद बसंत दाते। एनआईए सदानंद बसंत, एनआईए सदानंद बसंत दाते। एनआईए की स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में। एनआईए का स्थापना जो कब हुआ था? तो 2009 में। एनआईए का स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईडी। ईडी यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे राहुल नवीन, राहुल नवीन। इन्फोर्समेंट जो है डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के निदेशालय कौन हो जाएंगे? तो राहुल नवीन, राहुल नवीन, राहुल नवीन। ईडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ईडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ईडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ईडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ईडी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। देखिए ईडी, ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय था। इसमें दो नाम याद रखना है, राहुल और नवीन, राहुल और नवीन। ईडी यानी कि दो व्यक्ति गए थे। ईडी, ईडी का जो छापा पड़ता है, ईडी का जो जांच मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो जांच करता है, ईडी करता है, तो इसमें दो व्यक्ति का नाम रखेगा याद, उससे याद हो जाएगा राहुल और नवीन, राहुल और नवीन, राहुल नवीन। एनसीबी, ईडी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ईडी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। एनसीबी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो अनुराग गर्ग। एनसीबी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? अनुराग गर्ग। एनसीबी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? अनुराग गर्ग। अब देख लेते हैं अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल। देखिए सैनिक बल और अर्धसैनिक बल क्या होता है? तो सैनिक बल और अर्धसैनिक बल। तो सैनिक बल में जो है सैनिक बल में जो है वो तीन सेना आता है। सैनिक बल में तीन सेना आता है। कौन कौन सा आता है तीन सेना? तो सबसे पहले आता है आर्मी, सबसे पहले आर्मी, उसके बाद आता है नेवी, उसके बाद आता है नेवी, इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद आता है एयरफोर्स, एयरफोर्स, एयरफोर्स। अब बाकी जो आप देख रहे हैं ये अर्धसैनिक बल में आते हैं, जैसे एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एनएसजी हो गया, एसपीजी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एनसीसी हो गया, आईसीजी हो गया, एनडीआरएफ, आरपीएफ, ये सब अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखेंगे एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का जो है महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक है संजय सिंघल। यस से याद रखिएगा, संजय, और यस से सिंघल, संजय सिंघल, संजय सिंघल। एसएसबी के महानिदेशक अभी कौन है वर्तमान में? तो संजय सिंघल। एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? तो एसएसबी की स्थापना हुआ था 1963 में। एसएसबी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1963 में। एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में। 1963 में। एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में। 1963 में। बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। 1965 में। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। एनएसजी की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। 1984 में। एनएसजी की स्थापना कब हुआ था? 1984 में। और एसपीजी की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में। आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। और एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो एनसीसी की स्थापना हुआ था आजादी के 1 साल बाद 1948 में। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। आईसीजी की स्थापना कब हुआ था? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो आईसीजी का स्थापना हुआ था तो हो जाएगा 1977 में। आईसीजी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था? तो एनडीआरएफ का स्थापना हुआ था 2004 में। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो आरपीएफ का स्थापना हुआ था 1985 में। आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यानी कि असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? तो 1835 में। 1835 में। 1835 में। 1835 में असम राइफल का स्थापना हुआ था। अब देख लेते हैं इसका जो है वर्तमान में कौन कौन महानिदेशक है। तो एसएसबी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो संजय सिंघल। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? 1963 में। एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। बीएसएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार। और जो है बीएसएफ की अभी स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। 1965 में। और बीएसएफ जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है तैनात रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल।
अब देख लेते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी वर्तमान में महानिदेशक सीआरपीएफ के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो पीआर याद रखिएगा, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। 1969 में, जिस समय इसरो बना था उसी समय जो है सीआईएसएफ की जो है स्थापना हुआ था, उसी समय सीआईएसएफ की स्थापना हुआ था। अब देख लेते हैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। इसका भी महानिदेशक कौन है? एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक कौन है? एसपीजी का भी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। एसपीजी के निदेशक अभी कौन है? तो हो जाएंगे आलोक शर्मा। एसपीजी का भी निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईटीबीपी। आईटीबीपी का जो स्थापना कब हुआ था? 1962 में। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार है। आईटीबीपी के जो है महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। और सीआईएसएफ के हैं प्रवीर रंजन। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? आजादी के 1 साल बाद। आजादी के 1 साल बाद एनसीसी की स्थापना हुआ था 1948 में। और इसके जो प्रथम अभी जो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है वो है वीरेंद्र वत्स। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो एस परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी कौन है? तो एस परमेश है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी वर्तमान में जो है महानिदेशक कौन है? तो एस परमेश है। एनडीआरएफ के भी वर्तमान में कौन है? तो पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के महानिदेशक अभी कौन है? नेशनल डिजास्टर ऐसे ही कुछ होता है। एफ से होता है फोर्स, एयर से आर से भूल रहे हैं, एफ से लेकिन फोर्स होता है। नेशनल डिजास्टर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि महानिदेशक इसके कौन है? तो पीयूष आनंद है। कौन है? पीयूष आनंद है। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में। आईसीजी की स्थापना, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, तो कोस्ट तट कितने हैं? तो 2 हैं। तो यानी कि 7 याद रखना है। तो एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट, तो इसको याद रखिएगा 7 यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा 77। और एनसीसी आजादी के 1 साल बाद। आईटीबीपी जब चाइना और भारत का जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था चाइना और भारत का 1962 में, तो उसी समय गठित किया गया था आईटीबीपी का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 में। और एनएसजी 1984 में। एनएसजी का स्थापना 1984 में। एसपीजी 1985 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असम राइफल्स। उससे पहले देख लेते हैं जो है ये आरपीएफ की पहली महिला, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला महानिदेशक है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो सोनाली मिश्रा। कौन हो जाएंगे? सोनाली मिश्रा। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। और आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? तो जिसमें एसपीजी की स्थापना हुआ था 1985 में। एसपीजी के जिसमें स्थापना हुआ था 1985 में। असम राइफल के महानिदेशक कौन जाएंगे? तो विकास लखेड़ा। असम राइफल्स के जो महानिदेशक कौन जाएंगे? विकास लखेड़ा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1835 में। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? तो असम राइफल्स है, जिसकी स्थापना 1835 में हुआ था। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का जो है स्थापना हुआ था। किसके स्थान पर? तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो है नीति आयोग को लाया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को याद रख लीजिएगा। नेशनल, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म यही होता है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुमन कुमार बैरी। और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं, मतलब किसके बराबर होते हैं? तो कैबिनेट सचिव के बराबर होते हैं। कैबिनेट सचिव के जो है बराबर होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो सुमन बैरी हैं। वर्तमान में कौन है? तो सुमन बैरी। नीति आयोग के सीईओ भी वर्तमान में कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ भी वर्तमान में कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार। किस भाग में है यूपीएससी अध्यक्ष? यूपीएससी तो भाग हो जाएगा 14। भाग किस हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा 14। भाग 14 यूपीएससी। इसको हम लोग बढ़िया से इसको जो है हम लोग करते हैं, इसको बढ़िया से जो हम लोग देख लेते हैं। यूपीएससी किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो भाग हो जाएगा 14। यूपीएससी किस भाग में है? तो भाग 14 में है। और अगर इसमें पूछते यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति यहाँ लिख देते हैं। नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
23वें विधि आयोग, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। अगर जो आपसे 22वें पूछ दे तो ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। और 23वें पूछा है तो दिनेश महेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अगर जो आपसे पूछे 7वें वेतन आयोग के हो जाएगा एक के माथुर, अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एक के माथुर। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।